हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जंगिड। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एजी केमिस्ट्री। ट्वेल्थ की एजी केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बायो फर्टिलाइजर्स पार्ट 2, दूसरा भाग है इसका। बायो फर्टिलाइजर्स के पहले भाग में हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था, यानी कि जैव उर्वरक, जिसमें पहला जो जैव उर्वरक है वो हम पढ़ रहे थे ए प्रकार का। वो नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक थे, यानी कि नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले जैव उर्वरक थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। अब इसके बाद में जो दूसरे नंबर का जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाला नाइट्रोजनकारी जो जैव उर्वरक है वो है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, या नाइट्रोजन जो है वो भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो उन जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो जैव उर्वरक यानी कि उर्वरक की तरह काम करते हैं। जैसे उर्वरक किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, वैसे ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये भी एक पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं, ज़्यादा मात्रा करते हैं। बाकी जो है वो पोषक तत्व बाकी तो बनेंगे, लेकिन एक पोषक तत्व अधिक मात्रा में बनेगा। तो देखो यहाँ पे यह जीवाणु जो है कौन सा, एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो यह एजोटोबैक्टर जीवाणु है, यह एक कुल है एजोटोबैक्टीरिएसी। एजोटोबैक्टीरिएसी एक कुल है, ये एजोटोबैक्टीरिएसी, इस कुल का ये सदस्य है कौन, एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये जो एजोटोबैक्टर है ये किसी ग्रंथि में, क्योंकि राइजोबियम तो पेड़ों की जो पौधे थे कौन से, दाल वाले, उनकी जड़ों की ग्रंथियां थी, उन जड़ों की ग्रंथियां गांठों के अंदर पाए जाते थे। लेकिन ये जो एजोटोबैक्टर है वो स्वतंत्र रूप से मृदा में रहता है भाई। ये किसी ग्रंथि में किसी के साथ में नहीं रहता, ये स्वतंत्र रूप से मृदा में रहता है। ठीक, और नाइट्रोजन जो है उसको ग्रहण करके उसका क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। तो एजोटोबैक्टर मृदा में स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक, और क्या करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, नाइट्रोजन को ग्रहण करके। इस एजोटोबैक्टर का उपयोग सामान्यतः, क्योंकि उसका उपयोग तो अगर देखो राइजोबियम का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, दालों के अंदर किया जाता है ना, दाल वाली फसलों के लिए किया जाता है, मुख्यतः दालों के लिए किया जाता है। वो सभी प्रकार की दाल आ गई एक तरह से। लेकिन एजोटोबैक्टर जो है, इस जैव उर्वरक का उपयोग जो है वो गेहूं, जौ, मक्का, सब्जियों आदि के लिए किया जाता है भाई। सब्जियों में भी ये यूज किया जाता है। तो ये सामान्यतः गेहूं, जौ, मक्का, सब्जी, इनके लिए ज्यादातर एजोटोबैक्टर का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर से, जो एजोटोबैक्टर होता है ना, इससे 10 से 20 केजी, जबकि राइजोबियम में हमने पढ़ा था 50 से 100 केजी, 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन की बचत होती है, या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये डाल देंगे तो हमें यूरिया वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होगी। कितनी, 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक, एजोटोबैक्टर, ये जो एजोटोबैक्टर होता है ना, ये वृद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थ भी उत्पन्न करता है। एजोटोबैक्टर जो है वो पौधों की वृद्धि करने वाले पदार्थों का भी उत्पादन करता है, पौधों की वृद्धि वाले पदार्थों को भी उत्पन्न करता है एजोटोबैक्टर। ठीक है जी। इसके बाद में देखो, ये वृद्धि के साथ साथ बीजों के अंकुरण में वृद्धि व पौधों की जड़ों का विकास भी करता है। पौधों की वृद्धि तो करेगा, साथ में बीजों के अंकुरण में वृद्धि करता है, और जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का विकास भी करता है। जड़ों के विकास के लिए भी अच्छा होता है, आवश्यक होता है। इसका जो उपयोग होता है वो ज्वार, मक्का, सरसों, है ना, तथा कपास की उपज जो होती है उसके लिए ये
अच्छा होता है, पौधों की संख्या में वृद्धि करना, बढ़ोतरी करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ज्वार होता है, मक्का होती है, सरसों होता है ना, तथा कपास होती है, ये सभी जो होते हैं इनकी उपज में, है ना, इनकी उपज में, उपज जो होती है यानी कि इनके उत्पादन में वृद्धि करता है और पौधों की संख्या में भी वृद्धि करता है। ठीक, इसके अलावा देखो, ये जैव उर्वरक पॉलीसैकेराइड उत्पन्न करते हैं भाई, पॉलीसैकेराइड। ये जो जैव उर्वरक होते हैं वो मृदा में पॉलीसैकेराइड उत्पन्न करते हैं, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। जो शर्करा वगैरह होती है वो उत्पन्न करते हैं, तो मृदा शर्करा संरचना में सुधार हो जाता है। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, एजोटोबैक्टर के बाद है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम तो स्पिरिलिएसी कुल का ये सदस्य होता है एजोस्पिरिलम, स्पिरिलिएसी कुल का सदस्य। तो ये जो जीवाणु होता है एजोस्पिरिलम, ये स्पिरिलिएसी कुल का सदस्य है, स्पिरिलिएसी कुल में आता है। यह जीवाणु जो है ना, ये राई, बाजरा, ज्वार, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। राई, बाजरा, ज्वार, इनके लिए ये यूज किया जाता है, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, राई, बाजरा, ज्वार जो होता है, इनकी जो ये पौधे होते हैं इनकी जड़ों के साथ रहता है ये। अब ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता, ये राई की, बाजरे की, ज्वार की, इनकी जड़ों के साथ रहता है। जैसे एजो स्पिरिलम आप डालोगे तो एजो स्पिरिलम डालने के बाद में ये जड़ों में चला जाता है, कहाँ, राई, बाजरा, ज्वार की जड़ों में, इनके साथ में रहता है। तो यह वृद्धि नियामक पदार्थों को उत्सर्जित करता है, यानी कि वृद्धि वाले पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। वृद्धि वाले पदार्थ जो है वो उत्सर्जित करता है। यह पर्णहरित की मात्रा को भी बढ़ाता है। पर्णहरित का मतलब जो हरा भाग होता है पेड़ पौधों का, पत्तियों का, जहाँ से पेड़ पौधे, पत्तियां जो भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उस पार्ट में वृद्धि करता है। ये पर्णहरित जो होता है वो भोजन बनाने के लिए यूज होता है। तो इसके उपयोग से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, पौधे अच्छा भोजन कर पाएंगे, भोजन अपना बना पाएंगे अच्छी तरह से, तो पौधों के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, तो वृद्धि अच्छी होगी। यह पौधों की जड़ों में माइकोराइजल इन्फेक्शन को बढ़ाता है। माइकोराइजल इन्फेक्शन क्या होता है भाई, माइकोराइजल इन्फेक्शन का मतलब होता है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए ये पौधों की जड़ों में माइकोराइजल जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ाता है, जिससे पौधे जो है ना वो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। यह जीवाणु मृदा में क्या करता है, स्वतंत्र रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी जड़ों के साथ में तो रहता है, लेकिन जड़ों के साथ में रहता है, जड़ों के अंदर नहीं रहता, गांठों के अंदर, जड़ों के साथ रहता है। इसलिए जड़ों के साथ में रहकर रहता है, लेकिन मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन ग्रहण करता है वायुमंडल से और उसका स्थिरीकरण कर देता है, यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में इसका जो उपयोग है ज़्यादातर धान जो होता है, धान मतलब चावल वगैरह, और ज्वार, गन्ना, बाजरा, सब्जियों आदि में किया जाता है। तो धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये जो जीवाणु है स्पिरिलियम, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी की कि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है ना, उसकी बचत करता है। प्रति हेक्टेयर कितना स्थिरीकरण करता है, तो 15 से 30 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, 15 से 30 kg। इससे दो प्रकार के, एक तो IIA और एक है GA3, ये वृद्धि नियामक हार्मोन है, पदार्थ है, एब्सिसिक एसिड ना। तो IIA व GA3 ये वृद्धि नियामक हार्मोन है भाई। ये तो ये वृद्धि नियामक हार्मोन या पदार्थ जो है वो इनसे प्राप्त होते हैं, इस जैव उर्वरक से। इससे ये प्राप्त होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है। ठीक, देखो इनके उपयोग से
अनाज वाली जो फसलें होती ना, अनाज वाली फसलें, उनकी उपज जो होती है वो 15 से 30% बढ़ जाती है, तथा नकदी फसलों में भी इसकी बढ़ोतरी होती है 20% तक की। तो अनाज वाली जो फसलें होती हैं इनमें वृद्धि होती है 15 से 30% की, और जो नकदी फसलें होती हैं उनमें भी 20% तक की वृद्धि होती है, 10 से 20% की वृद्धि उपज में बढ़ोतरी होती है, उपज बढ़ती है इनके उपयोग से। तो इस प्रकार से हमने आज जो पढ़ा है वो दो प्रकार के हमने जैव उर्वरक पढ़े हैं। पहला है एजोटोबैक्टर, ठीक है। इसके बाद में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम, ये दो प्रकार के हमने जैव उर्वरक पढ़े हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों जैव उर्वरक पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा आपको, इसके बारे में पढ़ाया मैंने। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी इस का लाभ मिल सके, ठीक है। इसके अलावा आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।